नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टॉक्स फटाफट में। मैं हूं विश्व मोहन और इस शो में हम आपको बाजार के एक्शन से जुड़ी हुई सभी खबरें फटाफट अंदाज में बताते हैं। इस शो में आखिरी के 2 घंटे के लिए बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज भी लाते हैं। इसके अलावा निवेश के लिए ऑप्शन से कमाई के लिए मुनाफे का ऑप्शंस भी हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले आपको बाजार की बड़ी बातें बता देते हैं कि बाजार में अभी फिलहाल क्या हो रहा है। तो बाजार में सबसे पहले देखें तो 3 दिनों की गिरावट पर यहाँ पे ब्रेक लगा है और निफ्टी में करीब करीब 80 अंकों की मजबूती दिख रही है। 25,750 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। वहीं बैंक निफ्टी में 400 अंकों का उछाल है, 59,950 के ऊपर यानी 60,000 के बेहद करीब निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है। आज सपोर्ट मिल रहा है बाजार को आईटी शेयरों से। इन्फोसिस के नतीजों के बाद और मजबूत गाइडेंस से यहाँ पर इन्फोसिस में जोरदार तेजी दिख रही है। 6% की मजबूती करीब करीब इन्फोसिस में दिख रही है। ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिपोर्ट है वो भी काफ़ी बुलिश रिपोर्ट आई है। इसके अलावा रियल्टी शेयर्स कई दिनों की गिरावट के बाद आज खरीदारी लौटी है और रियल एस्टेट में प्रेस्टीज, गोदरेज ये 2% के आसपास की तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। प्रेस्टीज में 2.5% की तेजी और गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी करीब 2% की तेजी दिख रही है। लेकिन आज दबाव है फार्मा शेयरों पर। मैनकाइंड 3% टूटा है, सिप्ला में 4% की गिरावट है। तो फार्मा शेयर माफ कीजिए कमजोर नजर आ रहे हैं। लेकिन चलिए अपने मेहमान को भी जोड़ते हैं। हमारे साथ जीएम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत है। अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला और गुड आफ्टरनून। शुरुआत बाजार पर एक आपकी राय चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर। आपने क्या रीडिंग है आपकी इंडेक्स को लेकर? जी गुड आफ्टरनून। देखिए 4 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी 25,700 के लेवल पे पिवोट हो रहा है और ये 25,700 की जो मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही अहम सपोर्ट है। अगर आप पिछले 2 महीने से देखेंगे काफी मौके थे जहां पे निफ्टी ने 25,700 पे बाउंस बैक के अटेम्प्ट्स करे। ये लेवल वापस होल्ड कर रहा है बट ग्लोबल अनरेस्ट के चलते थोड़ी सी जो है वोलेटिलिटी काफी बाजार में हाई है। तो फिलहाल बने रहने की राय है, नई खरीदारी की राय नहीं रहेगी। जिन्होंने निफ्टी लिया हुआ है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको 25,600 का मेंटेन करके चलना है। बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली एक स्ट्रॉन्गर इंडेक्स है जहां पे मुझे लगता है कि अगर दोनों इंडेक्स में चुनाव करना है तो आप बैंक की तरफ बैंक निफ्टी में पोजीशंस बनाएं। 59,500 ये एक इंटरमीडिएट या शॉर्ट टर्म सपोर्ट है और जिस तरीके का टेक्निकल सेटअप है बैंक निफ्टी में वापस ऑल टाइम हाई लगने के संकेत दिख पा रहे हैं। ये तो बैंक निफ्टी में फिर से ऑल टाइम हाई बनने वाला है ऐसा अक्षय जी को लगता है। निफ्टी में अगर आपके पास पोजीशन है तो आप होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है 25,600 का। इंडेक्स पर तो राय हो गई है। चलिए अब आप अपने टॉप ट्रेड्स बता दीजिए अक्षय। जी देखिए मार्केट काफी वोलेटाइल है और स्टॉक्स में जो पूरा रिएक्शन है वो काफी मिक्स्ड है। तो एक ही रिकमेंडेशन रहेगा मेरा करंट मार्केट कंडीशंस को देख के, JSW एनर्जी इस स्टॉक को चुना है। तो जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हमने टेक्निकली देखा था, ये एक बुलिश सेटअप है। थोड़ी सी रिसेंट गिरावट में दोबारा ये लेवल को टेस्ट करा है, मार्केट ने सपोर्ट जोन को टेस्ट करा है और उम्मीद कर रहे हैं कि इस पैटर्न का जो टारगेट एरिया है 525 और 537, इन 2 टारगेट्स को JSW एनर्जी जल्दी छू सकता है। तो इन टारगेट्स के लिए आपको बने रहना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 475। ओके, तो JSW एनर्जी आपकी तरफ से आ गई है। 525 का टारगेट है। दूसरा टारगेट है 537 का। 475 का स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए अब वक्त है न्यूज मेकर जानने का, कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन दिख रहा है। चलिए न्यूज मेकर्स की लिस्ट में सबसे पहले HDFC AMC की बात कर लेते हैं। नतीजे तीसरी तिमाही के काफी अच्छे रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 641 करोड़ रुपए से बढ़कर 770 करोड़ हो गया है और स्टॉक देखिए 2.5% ऊपर है। अक्षय आप बताइए HDFC AMC 2.5% की तेजी के बाद क्या सलाह है? जी देखिए तेजी तो जरूर है नतीजों के चलते बट ओवरऑल अगर इस स्टॉक का मैं टेक्निकली देखूं तो एक हल्का सा रेजिस्टेंस अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से देख रहे हैं 2720 के आसपास बन पा रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर इस पॉइंट से आपको बाय करना है तो थोड़ा सा कॉशियस रहना है आपको, क्योंकि यहाँ से एक खुलने के बाद थोड़ा मुनाफा वसूली भी हमने स्टॉक में देखा है। करंट सेटअप न्यूट्रल है, 2500 का सपोर्ट, 2720 का रेजिस्टेंस, इसी रेंज में डायरेक्शनल ट्रेड होगा HDFC AMC। तो होल्ड करें, 2500 के नीचे पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा पर कोई नई खरीदारी की सलाह फिलहाल नहीं बनेगी। ओके, तो नई खरीदारी की सलाह नहीं है, पोजीशन है तो होल्ड करें। HDFC AMC को लेकर ये राय है।
अगला स्टॉक है 361, जिसमें तीसरी तिमाही के कंसोलिडेटेड मुनाफे में कंपनी में अच्छी ग्रोथ दिखी है। करीब करीब 276 करोड़ से बढ़कर ये 327 करोड़ के पार निकला है। कंसोलिडेटेड आय देखिए तो 780 करोड़ से बढ़कर 1181 करोड़ के आसपास हो गई है। 361 को लेकर क्या रहा है सर? स्टॉक करीब 4% ऊपर है, क्या करना चाहिए यहाँ से? जी देखिए, स्टॉक बिल्कुल रिएक्शन पॉजिटिव दे रहा है नतीजों के चलते, पर कहीं ना कहीं 1220 जो है एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस जोन है, जिसको आपको बहुत बारीकी से ट्रैक करना है, क्योंकि जो मैं देख पा रहा हूँ 4 से 5 अटेम्प्ट गए 3 से 4 महीने में स्टॉक ने इस लेवल को ब्रीच करने की कोशिश की है, बट हर वक्त असफलता मिली है 2220 ब्रेक करने के लिए। आज भी अगर आप देखें तो खुला सही पॉजिटिव रहा, 2220 पे वापस प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुआ है। तो फिलहाल फ्रेश बाइंग तो आपको अवॉइड करके चलना है। जो ब्रेकआउट हम कहते हैं टेक्निकली वो 2220 के ऊपर सस्टेन होने पे है, तो फ्रेश बाइंग अवॉइड करें। अगर आपके पास स्टॉक है तो एक बार मुनाफा बांध ले, ये सलाह रहेगी HDF 361 में। ओके, 361 को लेकर ये राय है। एक अगला स्टॉक है फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज। इसकी तीसरी तिमाही के अगर नंबर देखें तो ग्रॉस NPA 1.9% से बढ़कर 2.1% हो गया है। नेट NPA देखिए 1.3% से बढ़कर 1.4%, और मुनाफा में हालांकि ग्रोथ अच्छी दिख रही है, ब्याज आय भी बढ़े हैं, लेकिन जो एसेट क्वालिटी को लेकर चिंता है। फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर आपकी क्या राय है अक्षय? जी देखिए, बहुत ही तेजी हमने नतीजों के बाद स्टॉक में देखी है। मेरे हिसाब से 250 से 270 ये हमने इंट्राडे रिकवरी स्टॉक में देखी है। तो पोजीशनली अगर आप एक मंथ प्लस के होल्डिंग से इसमें बाय करें तो राय रहेगी बाय करने की, या आपके पास स्टॉक है तो होल्ड करने की राय है, क्योंकि ओवरऑल टेक्निकल सेटअप पॉजिटिव है। पर अगर रेजिस्टेंस वाइज इंट्राडे में देखें तो कहीं ना कहीं 270 जिस एरिया में स्टॉक ट्रेड हो रहा है वो हल्का सा इंट्राडे रेजिस्टेंस है। इसे देखना होगा ये स्टॉक अगले ट्रेडिंग सत्र में पार कर पाता है कि नहीं। तो फिलहाल होल्ड करके चलना है आपको। पोटेंशियल टारगेट्स 290 से 300 तक बन पा रहे हैं पोजीशनल 1 मंथ प्लस के होल्डिंग बेसिस पे फेडरल बैंक में। सर मैं फेडरल बैंक नहीं, मैं फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज की बात कर रहा था। अच्छा जी माफ कीजिए। तो फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज में हमने एक ब्रेकआउट 2 ट्रेडिंग सत्र पहले देखा था 165 के लेवल पे। उसके बाद आज मेरे हिसाब से थोड़ा सा जो है सपोर्ट या के आसपास जूझ रहा है स्टॉक 165 के आसपास। फिलहाल सपोर्ट के हल्का सा नजदीक डाउन ट्रेड हो रहा है, तो कोई राय बनता हुआ नहीं दिख रहा है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। आपके पास अगर शेयर है तो 155 ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म के लिहाज से इसमें मेंटेन करके चले। फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर ये राय आ रही है आज के सत्र में, ये 8.5% है। दूसरी तरफ फेडरल बैंक के नतीजे काफ़ी अच्छे आए थे, तो इस वजह से वहाँ पर अच्छी तेजी है। तो लेकिन ये मैं फाइनेंशियल सर्विसेज वाले बिजनेस की बात कर रहा था जहाँ पर आज गिरावट है। अब चलिए एक मैनेजमेंट को जोड़ते हैं और उनसे समझ लेते हैं कि उनके आउटलुक क्या है कंपनी को लेकर। स्मार्ट वर्क्स की मैं बात कर रहा हूँ। स्मार्ट वर्क्स ने तीसरी तिमाही में मजबूत नतीजे पेश किए हैं, और नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के फाउंडर और MD नीतीश शारदा यहाँ पर मौजूद है। नीतीश जी, गुड आफ्टरनून। सर शुरुआत करते हैं, आपके जो मुनाफे के नंबर आए हैं, क्योंकि कई क्वार्टर के बाद दिखने को मिल रहा है, कई तिमाहियों के बाद, कि आप लॉस से प्रॉफिट में आएंगे। क्या इस तरह का ग्रोथ मोमेंटम आगे बरकरार रहेगा? FY26 में ओवरऑल क्या रिमेनिंग आउटलुक है, और FY27 के पूरे साल के लिए भी बता दीजिएगा। अगर आप हमारा ग्रोथ देखेंगे तो Q3 FY26 हमारा अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर रहा है। अब हमारे बिजनेस में कंपाउंडिंग इफेक्ट आने लग गया है। प्रॉफिटेबिलिटी के माध्यम से देखेंगे तो NDS में हम पहली बार प्रॉफिटेबल हुए हैं, लेकिन अगर आप हमारा नॉर्मलाइज्ड प्रॉफिट देखेंगे तो हम पिछले कई क्वार्टर से प्रॉफिटेबल हुए हैं। अगर हमारा इस क्वार्टर का नॉर्मलाइज्ड PBT आप देखो तो दैट स्टैंड्स एट ऑलमोस्ट 40 करोड़ रुपीस। तो हम प्रॉफिटेबल तो बहुत समय से थे, इस क्वार्टर हम NDS स्टैंडर्ड से प्रॉफिटेबल हुए हैं। और ये अगर आप ट्रेजेक्टरी देखोगे तो सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, सारे फाइनेंशियल मैट्रिक्स ऑफ हमारी कंपनी, चाहे हमारी आप रेवेन्यू देखें, रेवेन्यू ग्रो किया है टू 472 करोड़, 34% जंप ईयर ऑन ईयर।
11% सीक्वेंशियल ग्रोथ हुआ है। अगर आप हमारा इबिड्डा मार्जिन्स, नॉर्मलाइज्ड इबिड्डा मार्जिन्स देखेंगे तो वो 84 करोड़ तक ग्रो किया है, विच इज ऑलमोस्ट एन 85+% जंप ईयर ऑन ईयर एंड ऑलमोस्ट 22% सीक्वेंशली। अगर आप हमारा ओसीएफ देखेंगे, विच इज द ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो बिजनेस ने कमाई है, वो स्टैंड्स एट 101 करोड़ फॉर दिस क्वार्टर। तो कंपनी इस स्टेज में है जिसमें अब वो कंपाउंडिंग ग्रोथ कर रहा है। आप हमारे हर क्वार्टर में ग्रोथ को ट्रैक करते हुए देख सकते हैं कि हर क्वार्टर हमने बेटर परफॉर्म किया है, और इस क्वार्टर से ये कंपाउंडिंग इफेक्ट अब और ज्यादा हो रहा है। ऑल ऑफ दिस हमने किया है वाइल ग्रोइंग आवर फुटप्रिंट ऑल्सो सिग्निफिकेंटली। अगर आप हमारा फुटप्रिंट देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन स्क्वायर फुट हमने पिछले क्वार्टर में ऐड किया है। हमारा टोटल लीज्ड एरिया 11 मिलियन से ऊपर तक पहुंच चुका है, और हमारा टोटल फुटप्रिंट इन इंडिया हैज क्रॉस मोर देन 15.3 मिलियन स्क्वायर फुट। तो फाइनेंशियल्स इंक्रीज कर रहे हैं, मार्जिन्स इंक्रीज कर रहे हैं, हमारा ओसीएफ इंक्रीज कर रहा है, वाइल पूरा फुटप्रिंट भी इंक्रीज कर रहा है। तो अब हम एक कंपाउंडिंग फेज में पहुंच गए हैं अपने बिजनेस के ग्रोथ पे। ओके, तो चलिए ये अच्छी बात है कि कम से कम रिकवरी इस फ्रंट पे दिख रही है। सर अब एक बात ये कर लेते हैं कि आईटी क्लाइंट्स जो आपके कुल रेवेन्यू में 38% का कंट्रीब्यूट करते हैं, तो क्या प्लान है डाइवर्सिफाई का? क्या आगे चल के कुछ प्लान है, और आगे चल के कौन से ऐसे सेगमेंट्स होंगे, कौन से ऐसे वर्टिकल्स होंगे जो कंपनी की ग्रोथ को ड्राइव कर सकते हैं? तो अगर आप हमारा कंसंट्रेशन देखेंगे तो आईटी में सिर्फ 38% कंसंट्रेशन होना, ये ऐसे ही एक तरीके से वन ऑफ द लोएस्ट इन द इंडस्ट्री होगा। हमने अपने बिजनेस को डी कंसंट्रेशन कर दिया है फ्रॉम आईटी। वे हमारे पास बहुत सारे बीएफएसआई क्लाइंट्स, कंसल्टिंग क्लाइंट्स, मैन्युफैक्चरिंग है जो अब हमारे इकोसिस्टम में आके अपने ऑफिसेस को हमारे इकोसिस्टम में शिफ्ट कर रहे हैं। और ये आप कंटिन्यूसली देखेंगे ये नंबर भी, तो concentration on one client or one sector has continuously been going down। अगर आप हमारे टॉप 10 क्लाइंट्स का कंट्रीब्यूशन देखेंगे, आज केवल वो 20% रहा है, जो ऑलमोस्ट 10 से 15% कम है फ्रॉम लास्ट ईयर। तो हमारा ये कंसंट्रेशन रिस्क विद द इंक्रीज इन पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम हुए जा रहा है, और हमें नए सेक्टर्स लाइक जीसीसीज, न्यू इनकमिंग कंपनीज जो अपनी नई नई ऑफिसेज इंडिया में खोल रहे हैं, उनमें भी बहुत ज्यादा पड़ाव दिख रहा है। जीसीसी कंट्रीब्यूशन अगर आप हमारा देखें तो ओवर 15-16% से ऊपर ऑलरेडी हो चुका है, और अब आप ये नंबर को देखेंगे सिग्निफिकेंटली ग्रो करते हुए। चलिए सर, अब कैपेक्स की बात कर लेते हैं। नीतीश जी, कैपेक्स को लेकर आप लोगों के कितना यूटिलाइज आपने FY26 के जो बीते हुए 9 महीने में क्या यूटिलाइज आपने किया है? हाँ, और आगे कैपेक्स को लेकर क्या आउटलुक है जो बचे हुए 3 महीने FY26 के, और वो पूरा FY27 के पूरे साल के लिए क्या आउटलुक है? देखिए, अभी हम एक बड़ी हाई ग्रोथ स्टेज में हैं। 35% का ग्रोथ हर साल ईयर ऑन ईयर दिखा रहे हैं, सिक्वेंशली ग्रो करे जा रहे हैं। तो हम बहुत ज्यादा कैपेक्स अपने ग्रोथ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको कैश फ्लो से देखेंगे कि कंपनी बना क्या रही है, ये कैपेक्स ला कहां से रही है इन्वेस्ट करने के लिए, तो ऑलमोस्ट 80-85% ऑफ द कैपेक्स जो हम कर रहे हैं अपने ग्रोथ के लिए, वो हम खुद ऑलरेडी अर्न कर रहे हैं फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ द कंपनी से कर रहे हैं। अगर आप हमारा फ्री कैश फ्लो देखेंगे फॉर द फर्स्ट 9 मंथ्स, वो -29 या 28 करोड़ है। इसका मतलब जो भी हमने पूरे साल में अभी तक कैपेक्स किया, सिर्फ 29 करोड़ ऐसा कैपेक्स था जो हम लोग ने फ्रॉम द मनी दैट वी रेज्ड इन द आईपीओ और उससे पहले के जो कैश फ्लोज हमारे पास थे उससे स्पेंड किया है। मोस्ट ऑफ इट, ऑलमोस्ट 80-85% से ज्यादा हमारी जो स्पेंडिंग है ऑन ग्रोथ इज कमिंग फ्रॉम आवर रिटेन्ड अर्निंग्स। ये भी एक स्मार्टवर्क्स की यूनिक पोजिशनिंग है। जिस कॉस्ट पे हम ऑफिसेस बना सकते हैं डिस्पाइट ऑफ ग्रोइंग एट द स्केल एट विच वी आर, इज इंडस्ट्री में सबसे बेहतर स्टैंडर्ड्स पे है, और ये रिफ्लेक्ट करता है हमारे रोसी पे। अगर आप हमारा रोसी देखेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये पिछले साल के बराबर 600 बेसिस पॉइंट ऊपर है। 14% से ऑलमोस्ट 20-21% के आसपास पहुंच चुका है, और आप ये नंबर को कंपाउंडिंग होते हुए और सिग्निफिकेंटली ग्रो होते हुए अगले कुछ क्वार्टर तक देखते रहेंगे। ओके, शुक्रिया नीतीश जी, आपने वक्त निकाला और गाइड किया कि मैनेजमेंट के आगे क्या प्लान्स है, आप क्या आउटलुक है, क्या आप लोगों की तैयारी है, इस पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आने वाली तिमाहियों के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह से आपकी कंपनी की रिकवरी जारी रहे और बेहतर ग्रोथ आप परफॉर्म करते रहें। चलिए वापस से
इस स्टॉक पर एक राय अक्षय की ले लेते हैं। अक्षय, स्मार्ट वर्क्स आपकी राय में क्या करना चाहिए यहाँ पर? आज के सत्र में गिरावट तो दिख रही है, करीब करीब 3% की गिरावट दिख रही है, क्या करें इस गिरावट के बाद? जी तो स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग जो कंपनी है, इसका जो टेक्निकल ट्रेंड है वो अभी भी थोड़ा सा नेगेटिव है। तो अभी जो करंट रेट है 463, ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग सपोर्ट पे दिख रहा है। तो अगर आपका जो ट्रेडिंग एक हफ्ते भर का है या 10 दिन तक आप सीमित है आपका ट्रेडिंग, तो आप हल्की सी यहाँ से रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं। 450 का एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है, और अगर हल्की सी रिकवरी दिखती है तो 500 या 510 इन टारगेट्स के एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। बट अभी तक लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म एक 1 मंथ प्लस की भी इन्वेस्टमेंट के लिए कोई टेक्निकली ठोस सबूत नहीं दिख पा रहा है जहां पे इसमें आपको इन्वेस्ट करना है। तो चलिए, ये राय है स्मार्ट वर्क्स को लेकर। अभी यहाँ पर इंतजार करना ज़्यादा अच्छा है, तुरंत ना खरीदे, ये सलाह अक्षय की तरफ से। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और स्टॉक अक्षय से पूछेंगे, और जो बजर्स हैं उसको लेकर भी एक अपडेट हम आपको देंगे। जल्द लौटते ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं स्टॉक्स फटाफट से। एक स्टॉक है जहां पर आज काफी ज्यादा तेजी दिख रही है, इंडिया मार्ट। देखिए, करीब करीब 8.5% की मजबूती दिख रही है। ये तेजी क्यों है, क्यों इतनी जोरदार तेजी आई है, बताने के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम मौजूद है। अभिषेक, बताइए, इंडिया मार्ट में इतनी तेजी क्यों आई है आज? विष्णु, देखिए, इंडिया मार्ट में जो तेजी की वजह है वो ये है कि एक बड़े म्यूचुअल फंड ने इसमें स्टेक लिया है। अब ये ऑनलाइन मार्केट प्लेस है B2B में, जहां पर एक्सपोर्टर हो गए, होलसेलर हो गए, मैन्युफैक्चरर हो गए, वो रिटेलर से कनेक्ट करते हैं। तो एक समय पे हम, आपको याद होगा, 2021-22 में बड़ी अच्छी सॉलिड ग्रोथ हमने देखी थी, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं खो सी गई कंपनी। अब इसमें एक फंड है, नालंदा इंडिया इक्विटी फंड, और ये सिंगापुर बेस्ड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कंपनी है। ये इन्होंने इसमें स्टेक लिया है और 2110 रुपए के औसत भाव पर 232 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं, और स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेची है। तो ये ट्रांजैक्शन हुआ है एक बड़े फंड के द्वारा, काफी प्रेस्टिजियस फंड है। और उसके बाद हम देखने की शेयर में तेजी आज के सत्र में बनते हुए आपको नजर आएगी। सितंबर तिमाही तक स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड का जो हिस्सा था कंपनी में, वो था 1.83%, और अब इन्होंने अपनी स्टेक को सेल किया है और नालंदा इक्विटी फंड ने ये हिस्सेदारी ली है। इंडिया मार्ट में अगर हम म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी की बात करें तो भारतीय म्यूचुअल फंड से लगभग 11.5% ये कंट्रोल करते हैं, जिसमें कि आईसीसी प्रूडेंशियल टेक फंड हो गया, एसबीआई स्मॉल कैप फंड हो गया, यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड हो गया। इनके लगभग 3 से 3.5% के आसपास की स्टेक है। और अगर हम इससे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स करीब 11.5% होल्ड करते हैं, और रिटेल निवेशकों के पास लगभग 10% के आसपास की हिस्सेदारी है। और अगर हम प्रोमोटर की बात करें तो 49% प्रोमोटर के पास है इंडिया मार्ट में। लेकिन ये शेयर देखिए, थोड़ा ना इसको दिक्कतें का सामना करना पड़ा है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि प्रॉफिटेबिलिटी इनकी कहीं ना कहीं सबड्यूड रही है, और उसके पीछे वजह ये कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनका ज्यादा है। बाकी ग्लोबल प्लेटफॉर्म की बात करें तो अमेजन हो गया या फिर अलीबाबा हो गया, इनसे काफी ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। एक और चैलेंज ये है कि ट्रस्ट को लेकर, क्वालिटी को लेकर, फ्रॉडुलेंट लिस्टिंग्स को लेकर इंडिया मार्ट की पहले भी आलोचना होती रही है, और इन्होंने पिछले साल मई 2025 में कैंपेन भी चलाया था कि काम यहीं पर बनता है। तो कैंपेन तो चला, लेकिन जो निवेशक हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए, उनके पैसे नहीं बने, पैसा नहीं बना इंडिया मार्ट के शेयर में। एक चीज और जो थोड़ी सी चिंता वाली स्थिति है कि भारत में रेवेन्यू को लेकर डिपेंडेंस काफी ज्यादा है। 95% के इनके जो रेवेन्यू आते हैं वो भारत से ही आते हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं इंडिया मार्ट को लेकर। लेकिन अगर हम शेयर की चाल की बात करें तो आप देखेंगे कि कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। महीने भर में 3% ऊपर, 6 महीने में 14% नीचे, एक साल की बात करें +2% के रिटर्न आज की अगर हम जोड़ लें उसके चलते ही दिखाई देगा।
लेकिन 5 साल में -41% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं इंडिया मार्ट में। तो चैलेंजेस हैं, और जो ग्लोबल पीयर्स हैं, जो ग्लोबल कंपीटिटर्स हैं, उनके हिसाब से अपने आप को कंपनी ये ढाल नहीं पाई है और लगातार स्ट्रगल करती दिखाई दी है। अब ये कुछ नए फंड्स ने भरोसा जताया है, देखते हैं कि आगे शेयर का भविष्य क्या होता है। नए फंड्स का भरोसा यहाँ पे इंडिया मार्ट को लेकर बना है। शुक्रिया अभिषेक, ये डिटेल्स लेकर आने के लिए। इंडिया मार्ट को लेकर चैलेंजेस क्या है और क्यों आज की तेजी है, दोनों आप बातें आपने सामने रख दी। चलिए, ये तो बात हो गई, फंडामेंटल्स आउटलुक हो गए, लेकिन टेक्निकली ये स्टॉक कैसा दिख रहा है ये समझते हैं अक्षय से। अक्षय, इंडिया मार्ट को लेकर टेक्निकल नजरिया क्या है आपका? जी, टेक्निकली तो जो आज का मूव है 8% वाला, वो एक पुल बैक रैली वाला मूव कह सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल ब्रॉडर ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो 2800 से लेके 2100 का एक डाउन ट्रेंड में अभी भी स्टॉक चल रहा है। जो ये एक बाउंस बैक वाली जो रिकवरी है, अभी भी ट्रेंड नेगेटिव ही है। तो ये एक जो मोमेंटम कैचअप करा है 8% वाला, वो शायद 2350 तक आपको लेके जा सकता है। तो और थोड़ी तेजी है स्टॉक में, पर पोजिशनल आउटलुक अभी भी थोड़ा सा जो है नेगेटिव चलेगा। 2350 के शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बाउंस के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, या वहां पे एक बार आप अपना मुनाफा बांध सकते हैं। आज तक हो सकता है कि रिकवरी दिखा दे, लेकिन पोजिशनली अभी भी इनको वीक ही लग रहा है इंडिया मार्ट। तो यहाँ से 50-60 रुपए तक और ज़्यादा से ज़्यादा जाने की संभावना इनको दिख रही है। अक्षय, आपने कई सारे स्टॉक्स पे अपनी राय दी है, क्या डिस्क्लेमर है इससे जुड़े हुए? तो जो स्टॉक्स आज शो पे डिस्कस करा है, मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग्स उनमें है नहीं। हमारे क्लाइंटों को शायद हमने इन स्टॉक्स में व्यू शेयर किया होगा। शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया, हमारे दर्शकों को गाइड किया। चलिए, स्टॉक्स फटाफट को यही समेटते हैं। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कॉर्पोरेट कनेक्शन की शुरुआत करेंगे, जहां पे आपके लिए दिग्गज मैनेजमेंट से खास बातचीत होगी। ब्रेक के बाद जब लौटते हैं।